सुनने वाले शायकीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट आसमा बुखारी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एलियन बेस पर नावल है जो कि राफिया शेख की कलम से तहरीर करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मेराम नफ़ी में सर हिलाते अम्मा के लिए खाना लेने चला गया, वरना बस फ्राइज ना खाने पर ताने देती रहती। टोंट एक चीज़ पर खुद करती थी लेकिन सारा इल्ज़ाम मेराम को दे देती थी। मेराम अभी पलट कर आ ही रहा था कि एक नौजवान लड़का एम्मा के साथ खड़ा दिखाई दिया। उससे पहले वो कोई हरकत करता मेराम फ़ौरन पहुंचा था। हेलो, मुझे जानती हो फेरी? सैडो ने इंग्लिश में सवाल पूछा। उसको बोलते और इतने खूबसूरत लुक में देखकर सैडो को सब्र का फल जैसे मिल चुका था। सैडो, तुम कितने अच्छे हो गए हो। एम्मा ऐसे मिल रहे थे जैसे उसे सालों से जानती हो। उससे पहले एम्मा जोश में होश खोते हुए सैडो के गले लगती मेराम पहुंच चुका था। ज़रा साइड में हूँ यंग मैन, मुझे इनसे बात करनी है। तो तुम बोल सकती हो, लेकिन हमारे साथ जब ये रही थी क्यों नहीं बोलती थी? सैडो की नज़रें हटने से इनकारी थी। मेराम को साइड पर करते हुए पूरी तरह एम्मा की जाने मतवजा था। हेलो मिस्टर, मैं इनका हस्बैंड हूँ, दूर रहे मेरी वाइफ से। मेराम ने सख्ती से बाबर करवाया। क्या तुमने शादी कर ली फेरी? लेकिन क्यों? सैडो आंखें बाहर निकाले पूछ रहा था। सदमे से दिल के साथ दिमाग भी मुतासिर हुआ था, इसलिए क्यों का इजाफा कर गया। अपने सब सवाल को भूले बस शादी पर अटक कर रह गया था। क्योंकि मैं मेराम की जिम्मेदारी हूँ और मुझे ये बुरे और अच्छे लगते हैं। और एम्मा ने तारीफ़ करने के लिए कुछ पल सोचने का वक्त लिया। अगर मेराम से एम्मा की तारीफ़ पूछी जाती तो मेराम फर बता देता, लेकिन एम्मा को सोचना पड़ रहा था। मैं खाना खिलाता हूँ, रात में तुम्हारे साथ जाकर बातें करता हूँ और मैं गुड लुकिंग हैंडसम भी हूँ। तुम्हारा और मेरा परफेक्ट मैच है। मेराम ने उसे सोचता हुआ पाकर खुद ही जल्दी से जवाब दिया, जिस पर एम्मा ने कुछ सोचती नज़रों से देखा। हाँ, लेकिन तुम्हारा डिम्पल ज़्यादा हैंडसम है। एम्मा ने उसके डिम्पल वाली जगह को छूकर बताया। सैडो इन दोनों को देखता कदम पीछे ले रहा था। उसे नहीं जानना था एम्मा ने कैसे बोलना सीखा। वो भी इतनी प्यारी क्यों लग रही थी। सैडो लब आपस में पैवस किया, आंसू भरी आंखें लिए दूर होता गया। इससे अच्छा था एम्मा उसे कभी नहीं मिलती। एक तलाश तो जारी थी। वो अपने एक दोस्त के साथ छुट्टियों पर दुबई आया हुआ था, लेकिन दोस्त के रिलेटिव में शादी थी। सैडो को भी वो अपने साथ घसीट लाया था और यहाँ आते ही सैडो की नज़र एम्मा पर पड़ी। चंद पल पहचानने में लगे, उसे लगा उसका गुमान है, लेकिन यकीन आ जाने पर मेराम के साथ बातें करते देख मज़ीद चौंका था। इसलिए एम्मा की जानिब खुद ब खुद कदम बढ़ाते लगा। लेकिन अब मिलकर सारी खुशफहमियाँ झाग की तरह बैठ गई थी। मोहब्बत, पसंद, सब जैसे धुंधली सी हो गई थी। सैडो को छोड़कर वो इतनी आगे बढ़ गई थी। सैडो को वाकई दुख हुआ था। वो बिना अपने दोस्त को बताए जा चुका था। उसे आना ही नहीं चाहिए था। मैंने अब तुम्हें किसी से हाथ मिलाते या गले मिलते देखा तो अच्छा नहीं होगा राया। मेराम उसके दोनों कंधों को थामे सख्ती से पाबंदी आयद कर रहा था। लेकिन वो काफ़ी टाइम बाद मिल रहा था। मैं सिर्फ ऐसे ही मिलूं, कितनी गलत बात है। वो क्या सोचेगा मैं उनके साथ रही मतलब के लिए। एम्मा ने डरकर जवाब दिया, वरना उसकी आंखों में ज़रा सी भी नरमी नहीं थी। मेरे अलावा किसी से हाथ गले नहीं मिल सकती हो राया। यहाँ तक कि तुम्हें मैं किसी लड़की से भी मिलने की इजाज़त नहीं दूंगा। हाय हेलो काफ़ी है, और अब तुम्हारे मुँह से सैडो का नाम ना सुनूँ मैं। मेराम के सख्ती में कमी नहीं आई थी। एम्मा की दर्द से सिसकी निकली, जिस पर मेराम को एहसास हुआ उस समय वो काफ़ी सख्ती से बाजू को पकड़े हुए था। फ़ौरन छोड़कर दूर हुआ। अच्छा ठीक है, नहीं करती ऐसा, लेकिन मुझे सैडो से मिलना था। वह हमारी लड़ाई में भी चला गया। एम्मा ने यह टॉपिक स्किप करते सैडो को ढूंढा। नहीं मिलना उससे अब। मैंने जो देखा है वो तुम नादान आंखों वाली नहीं देख सकती हो। मेराम ने उसकी आंखों में एम्मा के लिए जज्बात देख लिए थे, और शायद इसी बात का गुस्सा मेराम को रह कर आ रहा था। हाँ, तुम तो 10 आंखों से देखते हो। वो देखो वीरा कितनी खूबसूरत लग रही है। एम्मा ने हसरत से वीरा की जानिब देखा, जहाँ निकाह के बाद दोनों का फ़ोटो सेशन चल रहा था। मुझे क्यों ऐरी गैरी लड़कियाँ दिखाती रहती हो राया? बीवी बन जाओ अब। मेराम को मज़ीद गुस्सा आया। भला जब मालूम हो उसका शोहर उसके अलावा किसी को देखना नहीं चाहता, फिर भी दिखाई जाती है। मैंने कोकी के लिए लड़की ढूंढ ली है, अब ये ना बोलना उसे क्यों दिखा रही हो। एम्मा ने मुँह फुलाते हुए कहा। मेराम, जल्दी में खाना वहीं छोड़ आया था और एम्मा की बातों का दौरान ध्यान वहीं था। नहीं, मुझे कोकी के लिए लड़की देखनी है। कोकी को तुम्हारी जैसी लड़की के हाथों बर्बाद नहीं करना चाहता मैं तो नादान था, पागल बन गया। अपने भाई जैसे दोस्त के लिए देखभाल कर लड़की का इंतखाब करूँगा।
मेरा मुस्कुराहट दबाए बेचारे लहजे में अपनी दास्तान गम सुना रहा था। मेरी जैसी? मिलेगी भी नहीं इस अर्थ पर। एमा ने मगरूर लहजे में कहा। मेराम ने उसकी अदा नोट की। लड़की बता दो, आखिर कौन पागल है जो कोकी की जिंदगी अजाब करेगी? मेराम ने पूछते हुए एमा को खा जाने वाली नज़रों से देखा। वो उसे इग्नोर किए खाने को तक रही थी। महा, तुम्हारे बच्चे को ठिकाने लगाना है ताकि तुमसे दूर रहे। एमा ने मुंह के जाविये बिगाड़कर उसी के अंदाज में जवाब दिया। मेराम का कहका बेसाख्ता बरामद हुआ। काफ़ी लोगों ने पलटकर उसे हंसते हुए देखा। एमा की नज़रें सिर्फ डिम्पल पर जम गई। राया, सच में तुम मेरे बच्चे से जेलस हो? इसलिए बेचारे की शादी करके भगाने के चक्कर में हो? लड़की अच्छी ढूंढी है लेकिन तुमने अपना मतलब पूरा किया है। मेराम इतना हंसा कि आंखों से पानी आने लगा। एमा ने चेयर खिसकाई और बैठ गई। इस अर्थ के लोग जेलस मैं नहीं, वो है मुझसे। एमा मानने को तैयार ही नहीं थी। सही कह रही हो राया, बिल्कुल सही। मेराम का हंस हंस कर बुरा हाल चुका था। एमा बुरी तरह उससे अटैच हो चुकी थी, इसलिए उल्टी हरकतें कर रही थी। बस इदराक होना बाकी था, इकरार बाकी था। मेराम खुशी से नहाल ही हो गया था। रात गए तक सबकी वापसी हुई। सब अपने अपने कमरों की जानिब चले गए। मेराम मुसर्रत से एमा को देखते हुए मज़ीद माहा माहा करता उसके जले भुने से चेहरे को तक रहा था। एमा बालों का जूड़ा खोलती खफा हो रही थी। मेराम हंसते हुए देखे जा रहा था। खफकी में भी एमा ने खाने से भरपूर इंसाफ किया था। एमा ने नेकलेस उतार कर रखा। मेराम ने एमा की जानिब कदम बढ़ाए थे कि एमा को अचानक चक्कर आए। इससे पहले मेराम संभालने के लिए आगे बढ़ता वो गायब हो चुकी थी। मेराम ने परेशानी से अतराफ में देखा। राया, कहाँ हो तुम? मेराम पुकारता दिल की सुस्त धड़कन पर अपनी कैफियत को समझ नहीं पा रहा था। वो कहाँ गई थी? यहीं तो खड़ी थी। क्या ज़्यादा खफा हो गई थी? मेराम कमरे में ही पुकारता रहा। फिर उठकर टेरेस, किचन, लाउंज सब जगह देख लिया था। वो कहीं नहीं थी। मेराम सुस्त कदमों से वापस कमरे में आया। उसे एक ही बात परेशान कर रही थी कि एमा वापस चली गई है। अर्थ उसे बुला लिया है। अचानक मेराम चीख कर रोया। मुंह पर हाथ रखकर कमरे के बीचों बीच कारपेट पर घुटनों के बल बैठकर मेराम की आंसुओं में कमी नहीं आई। सिसकी भरते वो राया को पुकार रहा था। दिल बंद हो रहा था। मज़ीद लड़ाई बाकी थी, इकरार बाकी था, मोहब्बत के लम्हे बाकी थे। अभी सब कुछ ठीक हुआ था। अभी लम्हे कहाँ जिए थे और वो छोड़कर चली गई थी। मेराम सारी रात यूं ही इंतज़ार में बैठा रहा। एमा का इंतज़ार तवील हो गया था। दिमाग रो रो कर शल हो गया। आंखों से आंसू ख़त्म हो गए थे, लेकिन मेराम यूं ही बैठा रहा। वीरा की रुखसती अजहाद की ज़िद पर करनी ही पड़ी थी। अजहाद ने एक लंबी बहस के बाद वीरा के घर वालों से रुखसती निकाह के दूसरे दिन ही करवा ली थी। उसका कहना था, जब सब इवेंट शादी की तरह रखे गए हैं तो शादी ही क्यों ना कर ली जाए। वो अपने ख्यालात को दिल में छुपाए अचानक निकाह के बाद रुखसती की डिमांड कर गया, लेकिन वीरा ने नहीं सुनी। दूसरे दिन घर वालों के समझाने पर रुखसती दे दी गई थी। 2 दिन बाद वलीमा था। जिसके पास इनविटेशन गया वो हैरान परेशान हो गया। मेराम के घर वाले सब खुश हुए थे और आज उनका वलीमा था। माहा और कोकी दोनों दोस्त बने साथ साथ थे, जबकि मेराम के अलावा बाकी सब वीरा और आज़ाद का वलीमा एंजॉय कर रहे थे। शहरियार पहले से काफ़ी बेहतर था। बच्चे भी मामू की शादी में आगे आगे थे। एमा, राया भाभी यूँ अचानक बिना बताए क्यों चली गई हैं? मेराम भाई की हालत देखी है आपने कोकी? माहा मेराम को ख्याल में सोचकर उदासी से कोकी के करीब बैठ गई। वो पहले एक बार भी ऐसे ही चली गई थी। मेराम सर को ना खाने का होश था ना पीने का। मेराम सर कहते हैं वो आ जाएंगी, हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, कहीं हम मेराम सर को भी ना खो दें। कोकी भी उदास था। मेराम ने कहा था उसे मेराम कहीं खुद छोड़कर आया है, लेकिन मेराम की हालत देखकर सब परेशान थे। अगर वो खुद अपनी खुशी से अमर आया को किसी रिश्तेदार के घर छोड़कर आया है तो बुझा बुझा सा क्यों रहता है? ना हंसता है ना बोलता है। 3 दिन से घर वाले उस MRI के मुतालिक बात करने का सोच रहे थे, लेकिन मेराम उनके दरमियान बैठता ही कब था। हालत भी ख़राब की हुई थी। अभी भी वलीमा अटेंड करने नहीं आया था। सब घर वाले MRI से गुस्से थे। अगर गई भी थी तो उन्हें ही बताकर चली जाती कहाँ जा रही है, कब तक आएगी। वो सिर्फ मेराम को बताकर गायब ही हो गई थी, जैसे इस दुनिया में थी ही नहीं। सब घर वाले मेराम की हालत को देखते हुए उससे सख्त खफा थे। मुझे लगता है इन दोनों के दरमियान लड़ाई हुई है और MRI भाभी छोड़कर चली गई हैं। माहा ने अपनी अकल दौड़ाई। मैं नहीं मान सकता। MRI लड़ सकती हैं या मेराम सर उन्हें इतना लड़ने देंगे कि घर छोड़ने तक नौबत आ जाए? मैं नहीं मानता इस बात को। इतने टाइम दोनों के साथ रहा हूँ,
उन दोनों की नेचर से वाकिफ़ हूँ। कोकी ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। लेकिन जो भी वजह है, मुझसे भाई की हालत देखी नहीं जाती है कोकी। आपको मालूम है अमराया भाभी को मेरा मेराम फा कहना नहीं पसंद था और मेराम भाईजान को मुझसे कहलवाते थे ताकि भाभी जेलस हों। माँ ने उदासी से एक लम्हा याद किया था। कितना खुश था मेराम अम्मा के साथ, लेकिन वही खुशी अमराया के साथ रूठकर चली गई थी। कोकी और माँ उदासी से दोनों की बातें करते आज के इवेंट में वलीमा कम एंजॉय कर रहे थे। अमराया नामा ज़्यादा खोले बैठे थे। मेराम सख्त अजियत में था। हुंजल भी कहीं नहीं थी, जिसका वाज़ेह मतलब था वह अमराया के साथ जा चुकी है और अमराया इस अर्थ पर नहीं है। मेराम उस अर्थ के अलावा कहीं उसे ढूंढ भी नहीं सकता था। एमा ने जाने में इतनी जल्दी की थी कि उसे मिलने का बताकर भी नहीं गई। मेराम को 2 दिन तक सख्त बुखार चढ़ा रहा था। सब घर वाले इस बात पर परेशान होते कि अमराया कहाँ है, या उस बात से मेराम को अचानक क्या हुआ है। सबकी जान हाथों में आ गई थी जब मेराम को इस हालत में पाया। कुछ तबीयत संभली तो सबका पहला सवाल यही था, अमराया कहाँ है। मेराम ने बस यही कहा था किसी रिलेटिव के घर गई है और मुझे मौसमी बुखार है। बुखार अपनी जगह, लेकिन मेराम का चेहरा बताता था उसे अंदर ही अंदर कोई बात खा रही है। सब अमराया के यूँ अचानक जाने पर लब सिए रह गए। वो मेराम से कहते भी तो क्या, उसकी हालत और गुस्सा अचानक ही कुछ भी कर सकते थे। 2 दिन कमरे में बंद मेराम ने गुजारे थे। तीसरे दिन थोड़ी तबीयत संभली तो सुर्ख आंखों के साथ सबके साथ बस कुछ पल ही बैठा था, जिसमें उसने सबको वलीमे में जाने का कहा था। अपने साथ एक मुलाजिम रखकर सबको तसल्ली दे दी थी, लेकिन उनके वलीमे में जाते ही मेराम ने जो टिकट बुक की हुई थी उनके ज़रिए पाकिस्तान चला आया था। उसकी गैर होती हालत सबको परेशान करती, उससे बेहतर था वो अकेला कहीं रह ले। जिस ज़मीन पर मेराम घर तामीर करवा रहा था उसी के सामने मेराम ने रेंट पर एक कमरे का घर ले लिया था। माह कामिल समेत सबको वॉइस नोट में अपने जाने और सब ठीक होने की इत्तला दे दी थी और साथ ये भी कह दिया था अमराया वापस आएगी, मुझे नहीं छोड़ेगी वो। मेराम वही दिन काट रहा था। कोकी की कॉल आती थी। माह कामिल, हमायूं, शहरयार और नज़ारिया सब कॉल करते थे, लेकिन मेराम दुनिया से कट गया था। वो सब ये भी नहीं जानते थे वो पाकिस्तान में है कहाँ, कौन सी जगह पर है। अगर सब आकर सब उसे ज़बरदस्ती साथ ले जाएं। मेराम ने अपने आप को दुनिया से बिल्कुल अलग कर लिया था। दिन में एक वक्त का खाना खाता था, बस ज़िंदा रहने के लिए। सांस ले रहा था, जी रहा था। गुजरे लम्हे आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगते थे। वक्त गुजर ही नहीं रहा था जैसे। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अजियत थी। कभी कभी दिल दिमाग इतना गमगीन हो जाता है कि मेराम फूट फूट कर रो देता था। गम से आंखें भीग जाती थी। अमराया होती तो अभी उसके साथ कितने हसीन पल गुजर रहे होते। वो होती तो मेराम रोता ही क्यों, हर वक्त तो हंसती खुशी रहती थी और साथ वाले को भी रखती थी। उदास लोगों को हंसाने का हुनर था उसमें। मेराम किस हद तक उसकी यादों से भागता, कहाँ तक उसकी यादें पीछा नहीं करती। सब जगह जहन के कोने कोने में सिर्फ एमा की ही यादें तो बसी थीं। दिल में वो पूरी बसी हुई थी। कभी कभी किसी के जाने का गम इतना शदीद होता है कि रोते सोते सोचते हुए दिल फटने को होता है। मेराम को भी लगता था उसका दिल फट जाएगा, उसका गम उसे ज़िंदा नहीं रखेगा। वो कैसे दिन काट रहा था ये वही जानता था। उसके घर की तामीर का काम जारी था, जैसे मेराम दूर से दिखता था। एमा को सरप्राइज़ देना चाहता था। वह जब पाकिस्तान आते तो सब कुछ तैयार होता। इस घर में हुंजल के लिए भी सरप्राइज़ था, लेकिन वो भी एक उम्मीद जो उसके होने से ज़िंदा हो जाती थी, वो भी लिए एमा के साथ ही जा चुकी थी। मेराम शाम से सोया हुआ था। एमा को याद करने के अलावा कोई काम था ही नहीं। मेराम का इसलिए यादों से बचने की खातिर स्लीपिंग पिल्स लिए सो गया था। रात के 2 बजे आँख खुली तो सर भारी भारी महसूस हो रहा था। एक हफ्ते में वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था। अगर वो एक्टिंग के लिए जाता भी तो सब उसे पहचानने से इनकारी ही कर देते। इतनी गैर हालत मेराम की नहीं हो सकती थी जैसी अब हो चुकी थी। मेराम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखता था और उसी मेराम ने एक हफ्ते से शीशा तक नहीं देखा था। जब भी उठता मुँह धोता, ब्लैक कॉफ़ी के तल घूंट भर लेता। खाना बस जब ही खाता था जब शदीद भूख से चक्कर आने लगे। सर पर हाथ रखकर अपने दुखते सर को थोड़ा आराम देना चाहा। कंफर्टर खुद पर से हटाकर फ्रेश होता वापस आया। कॉफ़ी मेकर से कॉफ़ी बनाई। एक और याद का लम्हा आंखों के सामने से गुजरा। मेराम जब भी कहता था कॉफ़ी बनाकर पिला दो, वह मेराम के देखने से पहले गायब हो जाती थी और चंद मिनट में वापस कॉफ़ी के साथ आ जाती थी। मेराम का दिल कॉफ़ी से उठ गया था। बस फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर पूरी बोतल अंडेल कर अपनी भूख मारने की कोशिश की।
मेराम खुद को अजियत देकर एमआरआई को न जाने कैसे वापस लाने के जतन कर रहा था। माउफ जहन के साथ वापस आया, थोड़ी देर बैठा रहा, सोचता रहा, फिर उठा कीज़ उठाई और गाड़ी में बैठकर सड़कों की खाक छानने लगा। बेमकसद गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ाते हुए मेराम होश में नहीं था। अचानक एक साहिल समंदर पर गाड़ी रोकी और वही बेंच पर बैठकर सुकून हासिल करना चाहा। राया प्लीज़ वापस आ जाओ, क्यों मुझे लम्हा लम्हा मार रही हो? जानती भी हो मेराम दिल मेरे पास नहीं है। इस दिल को जब से तुमने छुआ है ये सिर्फ तुम्हारा है। इस दिल में तुम बसती हो, तुम्हारी यादें चैन नहीं लेने देती। राया प्लीज़ आ जाओ ना, सच में बहुत सारा खाना खिलाऊंगा, हर बात मानूंगा, माँ से भी बात नहीं करूंगा, अपनी शेफ भी बनाऊंगा, लेकिन तुम वापस आ जाओ ना। मेराम आसमान पर चमकते सितारों को देखते हुए हौले हौले बोलता जा रहा था, जैसे अम्मा सुन रही हो, देख रही होगी, उसकी तड़प महसूस कर रही हो। तुमने कहा था तुम मुझे नहीं देख सकती थी, तुम्हारी अंगूठी खो गई है। राय तुम मुझे महसूस तो कर सकती हो, महसूस ही कर लो, या अपने होने का मुझे बता दो। तुम्हारा और मेरा दिल का रिश्ता जुड़ चुका है। मैं जानता हूँ तुम वहाँ खुश नहीं होगी, तुम मेराम के बिना कैसे रहोगी? वापस आ जाओ। आंसू बेमोल होकर गिर रहे थे, तकलीफ से लब हौले हौले फड़फड़ा रहे थे, आंखें सुर्ख हो रही थी, सर्द सी रातें तवील थी, मज़ीद तवील इंतज़ार ने कर दिया था। न रात गुजरती थी न दिन। रात के इस पहर वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। खौफ से कांपने वाले माहौल में मेराम अकेला बैठा एमआरआई से बातें कर रहा था, वापस आने की इल्तिजाएं कर रहा था। उसे दुनिया से मतलब ही नहीं था। इस वक्त कहाँ थी बाकी दुनिया? मेराम को जानना ही नहीं था, न उसे ये मालूम था वो किस वक्त कहाँ है। समंदर की लहरों का ठाठे मारता हुआ शोर फिज़ा को पुरसकून माहौल में इर्ताश पैदा कर रहा था, लेकिन मेराम के अंदर वहशतनाक सन्नाटा था। मेराम बैठे बैठे वही बेंच पर सो गया। सुबह सूरज की रोशनी फैली जिससे मेराम की आंख खुली। वो आंखें मसलते हुए उठ बैठा था। वो बिना किसी मेडिसिन के सो गया था, वरना मेडिसिन के बिना मेराम को नींद ही कब आती थी। कोई चादर खुद पर पाकर मेराम ने हाथों में लिए उसे देखा। ये कौन डाल कर गया था? आने वाले किसी ने उसे यूं यख बस्ता ठंड में सोता हुआ पाया तो चादर डाल दी। सर्दी में सोने का नतीजा था कि मेराम वापस छींकते हुए आया था। जैसे ही घर पहुंचा, सर दर्द और फीवर ने उसे घेर लिया था। चारों न चार जो दवा मौजूद थी वही लेनी पड़ी। जूतों समेत बेड पर ढह गया। हालत मुसलसल बिगड़ रही थी, समझ नहीं आ रहा था खुद को जिंदा रखे या मरने के लिए छोड़ दे। महीने के 2-3 चक्कर मालिक मकान लगा लेता था, लेकिन अभी तो वो भी नहीं था जो मेराम को हॉस्पिटल ही पहुंचा देता। इतने सारे वारिस होने के बावजूद मेराम ने खुद को लावारिस छोड़ा हुआ था। मेराम का मोबाइल भी पावर ऑफ रहता था, जिससे कोई लोकेशन भी ट्रेस नहीं कर सकता था। नीम बेहोशी में मेराम एमआरआई को पुकार रहा था। पुकारते पुकारते होशो आवाज़ खो बैठा था। एमआरआई उसी गाउन में वापस पहुंच चुकी थी। उसकी अपनी दुनिया में जाते ही लिबास तब्दील हो गया था। कंधे से पाँव को छूता गोल्डन कलर का गाउन उसके जिस्म पर चढ़ चुका था। एमा खुश होती सबसे मिल रही थी। हुंजल भी अपनी बिल्लियों को देखकर उनकी जानिब भाग निकली। एमा के सर पर परिंदे नाचने लगे। इतने दिन बाद उनकी दोस्त जो आ चुकी थी। कुछ परिंदे चोंच में गाउन उठाए हुए उसे प्रोटोकॉल दे रहे थे, कुछ सर पर नाचते खुशी से झूम रहे थे। एमा खुशी से चहकते हुए उनके दरमियान गोल घूमती थी, फिर रुकती थी, फिर घूमती थी। एलोवान पुरसुकून से उसे देख रही थी, यानी वो वहाँ आकर खुश थी और छोड़ने पर दुखी नहीं थी। एलोवान ने पुरसुकून नज़रों से देखा। एमा चलती हुई सफ़ेद कालीन पर अपने मोमी पाँव रखते हुए एलोवान के पास ही जा रही थी। मैमा, मैंने आपको बहुत मिस किया, इतना सारा नहीं, इससे भी बहुत सारा, एमा ने बताते हुए हाथ फैलाया। एलोवान ने उसे बाहों में भींच लिया। सर पर ताज पहने एलोवान ने खुशी से एमा के वापस आ जाने पर सर को चूमा था। सब खुशी से चहकते हुए एमा को अपने साथ ले गए। सबके झुंड के दरमियान बैठी एमा खुशी से न जाने क्या क्या बता रही थी। एलोवान ने खुशी से गाउन को झटका देते सीधा किया और वापस बैठ गई। मेराम नामी इंसान एमा के सर पर सवार नहीं था, ये अच्छी बात थी। एलोवान की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो क्या क्या समझ बैठी थी उनकी बेटी बिगड़ जाएगी, जाने की ज़िद करेगी, लेकिन वापस आने पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। शायद एमा दुनिया के रिश्तों को समझ नहीं पाई थी। हुंजल अपने दोस्तों को कहानी सुना रही थी। मीठे नीले पानी के दरिया के पास बैठी वो सब एमा को चुप सादे सुन रहे थे। रंगत पहले से निखर चुकी थी। एमा का हुस्न वहाँ मौजूद एमा के हम उम्र एलियंस में सबसे ज़्यादा था, जिसके एमआरआई को बिल्कुल भी गुरूर नहीं था।
वो हुस्न की मोहरत थी लेकिन किसी को कमतर नहीं समझती थी। एमआरआई को वो काम दिए जाएं जिन्हें आगे चलकर वो हमारी जगह संभाल सकें। सारी रियासत के अमूर उन्हें समझ आने चाहिए। हमारा उन्हें अर्थ पर भेजना नाकाम ना जाए। एलोवान में पुरजोश से हुक्म सादर कर रही थी। एमआरआई आंखों के सामने थी। मुट्ठी में लाल पत्थर जकड़ा हुआ था, जैसे एमा से छुपाया जा रहा हो। 3 दिन पहले मिराम की पूरी फैमिली पाकिस्तान शिफ्ट हो चुकी थी। सब शिफ्टिंग के कामों में मसरूफ़ रहे। नज़ालिया ने मारूद का स्कूल एडमिशन करवा दिया। अपने लिए जॉब ढूंढ ली चाहिए, लेकिन शरिया ने मना कर दिया। उसका ख्याल था बरका को उसकी ज़रूरत है, अब उसे बरका को देखना चाहिए। नज़ालिया ने समझकर बिना कोई बहस किए शरिया का फ़ैसला मान लिया। कोकी भी आ गया था। वो अपनी दादों के पास उदास शक्ल लिए चला गया। मिराम उसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सासा था, जो न जाने उसे छोड़कर कहाँ गुम हो गया था। महावी अपने मुल्क वापस चली गई थी। कोकी उसे सिर्फ दोस्त समझता था और मिराम की वजह से ज़्यादा इज्जत देता था, लेकिन उसे नहीं मालूम था वो इज्जत देते देते किसके दिल में उतर चुका था। कोकी मिराम को कॉल मिला रहा था। अचानक महा की कॉल आने लगी। हेलो महा, कैसी हो? कोकी ने बोझल आवाज़ में हाल पूछा। मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? मिराम भाई का कुछ मालूम हुआ? महा ने बेचैनी से पूछा। मैं ठीक हूँ। मिराम सर का कुछ मालूम नहीं हो सका है, न ही उनके घर वाले मालूम कर पा रहे हैं। महा, मेरी ज़िंदगी में दादों के बाद मिराम सर हैं। मैं उन्हें नहीं खो सकता। महा, प्लीज़ उनसे कहो ना वापस आ जाएं। कोकी की रंधी हुई आवाज़ गूंजी। महा ने सख्ती से लब दबाया। उसकी आंखें झलक पड़ी थी, जबकि कोकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। एक जाने वाले ने कितनों को अजियत में डाल दिया था। कोकी, सब्र से काम लो। मिराम भाई तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक एमआरआई भाभी नहीं आ जाती हैं। उनकी मोहब्बत तो हमारी निगाहों के सामने है। किस कदर बदल गए थे। मैं जब मिली थी यकीन नहीं हुआ था। ये वही चुप रहने वाले मिराम फा हैं जो कभी खुलकर ही नहीं हंसते थे। अब बोलते भी थे, हंसते भी थे। मेरी नज़र लग गई है कोकी उन दोनों को। महा खुद को कसूरवार ठहर कर रो रही थी। कोकी गड़बड़ा गया। नहीं महा, ऐसा नहीं है। ये बात तो हर दूसरा बंदा देखता था। आपने अब देखा था? लोग तो काफ़ी पहले से देखते आ रहे हैं। उनकी नज़रों में हसद हो सकता है, आपकी नहीं। प्लीज़ रोना बंद करें। कोकी परेशान सा उसे समझा रहा था, जिसकी सिसकी मोबाइल के पार गूंज रही थी। आपको मालूम है कोकी, मुझे एमआरआई भाभी ने आपके बारे में सोचने की नई राह दी थी। वो आपकी शादी करना चाहती हैं, ताकि मैं मेराम भाई का और आप भी मेराम भाई का पीछा छोड़ दें। मज़ीद वो आपकी दोस्त हैं, इसलिए वो चाहती थी आपके लिए लड़की वो ढूंढें। इसलिए उन्होंने मेरा इंतखाब किया। मुझसे क्लोज़ नहीं थी, लेकिन आपसे थी। आपको वो खुश देखना चाहती हैं। मेराम भाई अकेले बैठे बोल रहे थे, मैंने सुन लिया। उनकी मोहब्बत कितनी प्योर है ना कोकी, खालिस किसी मिलावट के बगैर। बस वो दोनों। लेकिन अब महा खामोश हुई। दोनों को जुदा कहना ही तकलीफ़ दे रहा था। जो सह रहा था उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा करना कितना मुश्किल था। मुझे, मतलब मेरे लिए एमआरआई ने आपसे ये कहा? उफ़, एमआरआई शर्मिंदा करवा देती हैं। मैं उनकी जानिब से माफ़ी चाहता हूँ। अभी कोकी मज़ीद बोलता कि महा की आवाज़ ने कोकी की खामोश कर दिया। एमआरआई भाभी ने कहा था, लेकिन मैं आपसे मिलने के बाद, बातें करने के बाद यकीन से कह सकती हूँ आप ही मेरे लिए बेहतर इंसान हैं। एमआरआई भाभी आपको जानती हैं, आप अच्छे हैं, मिराम फा के क्लोज़ भी हैं। मुझे कोई मसला नहीं है। आप बताएं, आपकी मेरे बारे में क्या राय है? महा ने आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल का हाल कह दिया था। अब मज़ीद दिल में रखकर फ़ायदा नहीं था। महा, मैं तो आम सा मुलाजिम हूँ। मैं कैसे? आपको बहुत अच्छा इंसान मिल सकता है, कोशिश करें। सच में, मैं ख़ुद को किसी अच्छी या पढ़ी लिखी लड़की के लायक नहीं समझता। मैं आम इंसान हूँ, कुछ नहीं दे सकता आपको। कोकी पहले बौखला गया था, लेकिन झिझकते हुए ही सही, लेकिन कोकी ने अपनी हैसियत के मुताबिक बावर करवा दिया था। मुझे वैल्यू देने वाला इंसान चाहिए कोकी, ना कि सुबह शाम मुझे पैसों और स्टेटस की आरती उतारनी है। मैं इंसान को वैल्यू देती हूँ, ज़ाहरी चीज़ों को नहीं। आपने देखा है, एमआरआई भाभी कांटे से खाने में कंफर्टेबल नहीं होती थी। मेराम भाई उन्हें कहते थे, हाथ से खा लो। ये होती है वैल्यू। अगर वह स्टेटस को वैल्यू देते, उन्हें खूबसूरत हसीना मिल सकती थी जो कदम से कदम मिलाकर चल लेती। लेकिन उन्हें एमआरआई भाभी की सूरत नायाब हीरा मिला है, जिसे खोकर उनका हाल सब ही देख सकते हैं। अगर वो भी यही सोच रखते, क्या वो घर में काम करने वाली को बीवी बनाते? कोकी बाहर निकल आओ इस फजूल किस्म की सोच से। ये सोच हर किसी की नहीं होती। जिनकी होती है वो कम जहन के मालिक होते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। अच्छी तरह सोचकर जवाब देना।
और ये याद रखना, हमारी जोड़ी एमआरआई भाभी और मेराम भाई की नज़र में अच्छी है। माँ ने तैश में आकर लंबा चौड़ा लेक्चर देने के बाद कॉल काट दी। कोकी कितने ही पल मोबाइल की स्क्रीन को घूरता ही रह गया। एमआरआई झूमती सरशार सी हर एक कोने को देखती अपने कीमती कमरे में पहुंची थी। खाने का सामान हर वक्त टेबल पर सजा रहता था। एमा ने आंखें बंद की, उसे मेराम याद आया। यहाँ के खाने अच्छे थे, लेकिन यहाँ कोई खिलाने वाला नहीं था। किसी से जिद नहीं करनी पड़ती थी। यहाँ किसी खाने पर उसे टोक कर ये नहीं कहा सकता था, ये नहीं खाओ, ये नुकसानदेह है। सामने खाना था, भूख चमक रही थी, लेकिन खाने की तलब बाकी ना रही। वो खाने को देखते मेराम को सोचे जा रही थी। अचानक अंगूठी का ख्याल आया, लेकिन वो तो अर्थ पर ही रह गई थी। उसे ये भी नहीं मालूम था कहाँ। वो मेराम को देखना चाहती थी, लेकिन कैसे देखती। उफ, मेराम काश तुम एलियन होते। उसने सर दीवार से टकाकर बेख्तियार सोचा था। वो बस उसे पास रखना चाहती थी। यह ख्वाहिश, यह तलब उसमें न जाने कब क्यों पैदा हो गई थी। एमा ने बिना खाए सर तकिए पर डाला और आंखें मूंद ली। वहाँ रात जल्दी होती थी, दिन बहुत छोटा होता था। रात में चमकती हुई हल्की रोशनी जगह जगह बिखरी हुई थी। रात के खादिम अपना काम अंजाम दे रहे थे। एहलवान पुरसकून सी अपने आलीशान कमरे में मखमल के बिस्तर पर पुरसकून सो रही थी। एमा परेशानी से अपने ऊपर चढ़े कीमती लिबास को देख रही थी, जो उसे कीमती नहीं लगता था। पैंट शर्ट उसे ज़्यादा कीमती और कंफर्टेबल लगती थी। आंखें मूंदे सोने की कोशिश में कितने ही पल सरक गए, लेकिन नींद न आई। मेराम की कमी दूर करने के लिए एमा ने अपने हाथों को फैलाकर अपने गिर्द बांध लिया। फिर भी तकवीयत भरा एहसास न मिला। वो झंझलाकर उठ बैठी। उफ़, ये जगह मुझे पुरसकून करने की बजाय बेचैन कर रही है। एमा उठ बैठी और छोटे से झील के किनारे जा बैठी। मायूसी से गर्दन घुमाई। वहाँ के लोग कुछ काम में मसरूफ़ थे, कुछ सो चुके थे। उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। एमा ने कुछ दिन की बेचैनी समझकर सर झटका। ख्याल आया वो कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। उठकर वापस आए और सर तकिए पर डालकर सोने के लिए आंखें मींच ली। पहला ख्याल यही आया, मेराम क्या कर रहा होगा। उफ़, मेराम मेराम, चुप, बिल्कुल चुप। वो गुस्से से अपने दिमाग को डपट रही थी, लेकिन बात तो सारी दिल की थी। वो आंखें मूंदे अपने ही ख्यालों पर लबसिए गुस्सा हो रही थी। बहुत देर बाद आंख लगी थी, जिसकी वजह से उठने में सुबह दुश्वारी हुई थी। दूसरे दिन कुछ पल सबके साथ गुजारने के बाद जब जब तन्हाइयों से मुयस्सर होती, एमा बेचैन हो जाती थी। उसका दिल मेराम के बिना बिन मानी के मछली की तरह फड़फड़ा रहा था, लेकिन उसे वापस आना ही था। उसकी दुनिया वो नहीं थी, ये थी। लेकिन यह हसीन दुनिया उसे अब हसीन नहीं लग रही थी। वो मजबूर होती वापस अपने कमरे में पलट आई थी। हसीन से हसीन दिल को गर्विदा कर लेने वाला मंजर एमा को नहीं लुभा रहा था। दिन बेकैफ से गुजर रहे थे। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में गुजरते गए। एमा ने खाना पीना कम कर दिया था और इस बात से सब हैरान थे। वो पागल से मुस्कुराने वाली छोटी एलियन अब उदास आंखें लिए कैद रहती थी। 4 महीने यूं ही गुजर गए। बिलाकर एहलवान ने उससे दो टोक बात करने का सोचा। क्यों कर रही हैं आप अपने साथ ऐसा? हमने आप पर कुछ जिम्मेदारियां डाली थी, जिन पर आपने देखने से भी इनकार कर दिया। ऐसा क्यों किया? सख्त लहजे में एहलवान एमा को डपटते हुए पूछ रही थी। मुझे आपकी कुर्सी नहीं चाहिए। उसका दिल चाह रहा था रो दे और कह दे, अर्थ पर वापस जाना है, मेराम के पास जाना है। कितने टाइम से उसे महसूस नहीं किया है, लेकिन वो चुप रही। इतनी बगावत अभी के लिए काफ़ी थी। फिर आप क्या चाहती हैं एमआरआई, वही बता दें। हमने कह दिया आप अभी से हमारी तरफ के तमाम काम अंजाम देंगी, तो बस ये हमारा अटल फैसला है। खाने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अब जाएं अब आप। एहलवान ने बर्दाश्त करते करते भी अच्छी खासी सुना दी थी। एमा जब्त करते वापस पलट आई थी। वो अपने कमरे में ही थी कि हुंजल वहाँ आ धमकी। ये बात हर जगह फैल चुकी थी। एमा ने एहलवान की कुर्सी पर बैठने से इनकार कर दिया है। जिस पर बैठने की ख्वाहिश वहाँ सबको थी, वही ख्वाहिश पूरी होने पर एमा रद्द कर रही थी। सब हैरान परेशान थे। एमआरआई क्या हुआ है? इतना बोझल और मायूस सा चेहरा। हुंजल परेशान सी उसके पास आते हुए पूछ रही थी। वो फिक्रमंद थी। उसे मालूम था एहलवान ज़िद की पक्की हैं। हुक्म देने के बाद इनकार नहीं सुनती। फिर क्यों इनकार कर रही थी वो? कुछ नहीं हुंजल, मुझे यहाँ सुकून नहीं मिलता। वो ये नहीं कह सकी मेराम के बगैर सुकून नहीं मिलता। तो आप अर्थ पर जाना चाहती हैं? मेराम के साथ रहना चाहती हैं? वो लफ्ज़ों को ज़्यादा वाज़ा करते हुए पूछ रही थी। एमा ने जवाब नहीं दिया, चुपचाप आंखें मूंद ली, सर बैक पर टका दिया। हुंजल ने तासुब से सर हिलाया। मना किया था आपको इंसानों के करीब ना हो, मेराम के पास ना जाएं, देख लें अब।
एलवान ने क्या कम सुनाया था जो अब हमजल आ गई थी। एमा को सब बुरे लग रहे थे। नहीं रहा जाता उसके बगैर तो क्या करूं? अचानक एमा चीख पड़ी थी। इतने दिन की झुंझलाहट अब खुल रही थी। अब आपको मेराम के बगैर ही रहना होगा एमा राया। हुंजल ने हकीकत से उस दीवानी को रोशनास करवाया। मैं यहाँ से जाकर दिखाऊंगी हुंजल, चैलेंज नहीं करो मुझे, एमा ने गुस्से से जवाब दिया। आपको मेराम से मोहब्बत होगी एमा राया, ये जज्बा इंसानों का है। आप अर्थ पर रहीं, आप में ये जज्बा आ गया है। एलवान को नहीं भेजना चाहिए था आपको। आप इंसानों की तरह बिहेव कर रही हैं। भूल जाएं वो इंसान है और आप एलियन, कोई जोड़ नहीं है। हुंजल अब भी अपनी बात मनवाने की कोशिश में थी। नहीं भूल सकती, जब से आई हूँ बेचैन हूँ। उसका लम्स ढूंढती हूँ मैं हुंजल। मुझे रात को नींद नहीं आती, खाना भी नहीं खाया जाता, क्योंकि यहाँ का खाना आसानी से मिल जाता है। वहाँ मुझे खाने पर एहसासात मिलते थे। यहाँ कोई नहीं जो आगे पीछे घूमे। वहाँ मेराम के अलावा भी लोग थे। अगर ये इंसानों का जज्बा है तो मुझे खुशी होगी, मुझ में कुछ तो इंसानों जैसा है। हुंजल मेरी मदद करो, मुझे नहीं रहना यहाँ। एमा राया इस वक्त हुंजल को नीम पागल या दीवानी लग रही थी। मैं कुछ नहीं कर सकती एमा राया, अब बहुत बदल गई हैं। हुंजल हैरान थी, वो किस हद तक मेराम से मुंसलिक हो चुकी थी। हुंजल एमा का बचपना समझती थी, लेकिन वो तो इंसान के लिए जज्बे रखना सीख गई थी। मेराम न जाने कैसा होगा। हुंजल मुझे मिलना है उससे, देखना है उसे। अगर वो किसी परेशानी में हुआ तो कौन बचाएगा उसे? एमा परेशान से हुंजल को मनाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। अब मोहब्बत में अंधी हो गई हैं। मेराम, उसका हाल तो आपके अगवा होने पर मरने वाला था, अब तो आप उसे छोड़कर आ गई हैं। शायद सांसें हों, लेकिन वो जिंदा भी नहीं होगा। हुंजल ने सच्चाई से मेराम की दीवानगी बयान की। एक अब दीवानी हो रही थी, दूसरा तो था ही दीवाना। मुझे जाना है अर्थ पर, मुझे नहीं मालूम, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। हुंजल मैं वापस जाऊंगी, एमा राया ने अपना अटल फैसला सुनाया। हुंजल नफ़ी में सर हिलाती हुई बाहर निकल गई। नीली कांत सी आंखों में वापस जाने की आस बढ़ती जा रही थी। मेराम का हाल तस्वुर करते ही वो बेचैन हो गई थी। मेराम बेसुध पड़े पड़े ही मर जाता अगर कोकी को अचानक मालूम न होता वो वहाँ एक घर बनवा रहा है। ये बात कोकी से भी छुपाई गई थी, क्योंकि वो नहीं जानता था। मेराम को वो अच्छे से जानता था। मेराम उसे ऐसी बातें लाजमी बताता था, लेकिन ये बात नहीं बताई थी। आदमी काम में मसरूफ़ थे। जब उसे मालूम हुआ सामने वाले छोटे से घर में मेराम किराए पर रहता था, लेकिन उसे ये जानकर हैरत हुई थी। वो बस बाहर से ही पलट जाता है, कभी अंदर नहीं आता। कोकी परेशान सा छोटे से घर के जाने पड़ गया। गेट पर दस्तक दी, 1 2 3। मुसलसल दस्तक से भी दरवाज़ा नहीं खुला। कोकी परेशान हुआ। वो दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा था? वो ठीक तो था। लकड़ी का दरवाज़ा था, 4 ज़रबे लगते ही टूट गया। मेराम जिद पर ज़मीन पर बेसुध पड़ा था। कोकी की जान निकली। वो जिस हाल में था, कोकी को तो क्या, शायद मेराम भी होश में होता तो तसव्वुर नहीं करता। इतने छोटे से घर में सफाई का ख्याल रखने वाले का कमरा बिखरा पड़ा था, कचरे से डस्टबिन भरा था। वो इतने दिन से कैसे यहाँ रह रहा था? कोकी मेराम को उठाए बहुत मुश्किल से गाड़ी तक आया। कोकी के मुकाबले मेराम की जिसामत लंबी चौड़ी थी, वज़न भी ज़्यादा था। कोकी ने हाँफते हुए गाड़ी स्टार्ट की। हॉस्पिटल पहुंचकर मेराम का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। उसे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। मुसलसल जहनी दबाव और ना कुछ खाने पीने के सबब मेराम मौत के मुंह में पहुंच चुका था। मोहब्बत में मेराम ने खुद को खुद से ही दूर कर लिया था। वो एमा के जाने का बदला खुद से ले रहा था। डॉक्टर्स तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहे थे। कोकी को अपना खून जमता हुआ महसूस हो रहा था। मेराम की ऐसी हालत सुहाने रूह थी। कोकी ने मुश्किल से कॉल करके सबको इतला दी। माँ को इतला देनी थी, लेकिन कोकी शशोपंज में मुब्तला हो गया। वो देता या नहीं? वो भी कितनी बेचैन थी। मेराम के लिए उसे दे देनी चाहिए थी। मैसेज पर सब टाइप करके सेंड किया। बोलता तो रो देता, और कोकी रोना नहीं चाहता था। माँ से उसका अलग मामला था। थोड़ी देर में माँ की कॉल आने लगी। कोकी ने नहीं उठाई। वो दूर थी, ये अच्छी बात थी, वरना उसके जज्बात जानकर कोकी का निगाहें मिलाना मुश्किल था। एक एक करके शराजी हाउस के अफराद जमा हो रहे थे। कोकी से पूछ रहे थे, फिर डॉक्टर की जाने बढ़े। माह, कामिल, हमायूं परेशानी से डॉक्टर पर चिल्ला रहे थे। शहरयार और नज़ालिया एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे। उसको कौन तसल्ली देता? जो 2 तसल्ली देने वाले थे उसकी ज़िंदगी से चले गए थे। एक का कुछ अता पता नहीं था, दूसरा मौत के मुंह में झूल रहा था। काफ़ी घंटे जमा देने वाली सर्दी में वो लोग वहीं बैठे कुछ अच्छी खबर आने के इंतज़ार में बेचैन बैठे थे। कोकी ने अपनी तरफ आते किसी के कदमों की आहट सुनी। सर उठाया, वो माँ थी। 7 घंटे बाद वो उसके सामने थी। वो कैसे आई थी, लेकिन बस इतना मालूम था, वो सामने थी। मुश्किल वक्त में साथ थी।
कोकी परेशान नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई को, माहा ने तसल्ली अमेज़ लहजे में कहा। माहा का दिल खुद भारी हो रहा था। कोकी को थोड़ा हौसला मिला था। मिलाकर सबकी दुआएं और सूली पर लटकाए रखने के बाद मेराम ने अपनी आंखें खोल ही दी थी। सबकी जैसे अटकी हुई सांस बहाल हुई थी। कोकी नम आंखों से मुस्कुराकर माहा को देखने लगा। वो भी मुस्कुराते सर हिलाने लगी। मेराम से अभी किसी को मिलने नहीं दिया गया था। मज़ीद कुछ घंटे उसे बेहोश रखना था। सब मिलते और बोलते। अभी जहन पर किसी किस्म का दबाव उसके लिए नुकसानदेह था। 3 घंटे बाद इजाज़त से सब बारी बारी मिलते रहे। बाहर आते हुए सबकी आंखों में आंसू थे। कोकी और माहा दोनों साथ सबसे आखिर में गए। कोकी ने जाते ही मेराम के सीने पर सर रखे रोना शुरू कर दिया। मेराम परेशान सा कोकी की कमर थपथपा रहा था। भाई, आपने मेरे लिए इतने रोने वाले इंसान को पसंद किया है? माहा ने मसनूई हैरत लिए मेराम से पूछा। मेराम ने कहा से मुस्कुरा दिया। चेहरा जर्द हो रहा था। दोनों हाथों पर सुइयां लगी हुई थी। सीने पर भी पाइप बिछे हुए थे। आपने मुझे बताया भी नहीं, इतना बड़ा फैसला कर लिया? कोकी आंसू साफ करता शिकायत कर गया। मेराम ने मुस्कुराते हुए सर दाएं बाएं हिलाया। भाई जल्दी से ठीक हो जाएं, फिर हमने कोकी की मिलकर टांग खींचनी है। ये खुद को बहुत आम इंसान समझते हैं और आपका नौकर। माहा ने मेराम के बोझलपन को दूर करना चाहा, इसलिए बातों में लगा दिया। मेराम की बड़ी हुई शेप, सूजी आंखें, कमज़ोर सा जिस्म हर बात की गवाही दे रहा था वो किन हालात से गुजरा है। कोकी, तुम मेरे दोस्त हो यार। मुलाजिम कब समझा है तुम्हें? दिल में जगह दी है, पहचानो। मेराम हौले से हल्की आवाज़ में बोल रहा था। कोकी ने हाथ थाम लिया। मेराम सर ज़्यादा नहीं बोले, अभी आप ठीक नहीं हैं। कोकी फिक्रमंदी से मेराम को बोलने से टोक रहा था। कोकी, माहा अच्छी है। मेराम ने उसे मनाना चाहा। कोकी लब भींच गया। जी मालूम है, बस बोलती बहुत है। कोकी ने फ़ौरन से कहा। जहाँ मेराम हल्का सा अपनी तबीयत को मद्देनज़र रखकर हंसा, वहीं माहा का मुंह खुल गया। भाई, बता रही हूँ, आपका ये मुलाजिम मेरे हाथ शहीद हो जाएगा। माहा ने मुलाजिम लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। मेराम ने हंसी रोकी। वो कोकी को जिच कर रही थी, जबकि कोकी भी मुस्कुराहट दबाए माहा को दू बदू जवाब दे रहा था। उन दोनों की बातों से मेराम का बोझलपन कुछ कम हुआ था। मेराम कोकी की आंखों में माहा के लिए जज्बात देख चुका था, इसलिए पुरसुकून होकर दोनों की लड़ाई एंजॉय कर रहा था। एमआरआई का ख्याल बार बार आता, लेकिन मेराम झटक देता। नकाहत से आंखें बंद हो रही थी। मेराम ने उनकी बहस में आंखें मोड़ ली, जिन पर दोनों फ़ौरन से बाहर निकल गए। 2 दिन मज़ीद मेराम को हॉस्पिटल में रुकना पड़ा। इस दौरान पूरे शराजी हाउस समेत कोकी और माहा मेराम के सर पर सवार रहे। मीडिया रिपोर्टर अलग अस्पताल में दाखिले की कोशिश में थे। कुछ बात उनसे छुपाए जाए ऐसा मुमकिन था। कोकी ने गार्ड्स तैनात करवा दिए थे ताकि मेराम तक वो नहीं पहुंच सके। 2 दिन बाद छुट्टी हुई तो सब ज़बरदस्ती घर ही ले आए थे। मेराम का ख्याल वो सब ऐसे रखते थे जैसे वो छोटा सा गोद में खेलता हुआ बच्चा हो। खाना खिलाते बार बार कुछ खाने का पूछते। मेराम को उनका इतनी केयर करना अच्छा नहीं लग रहा था। एमआरआई का अभी तक किसी ने नहीं पूछा था, सब खामोश थे। मेराम ने भी जिक्र नहीं किया था, बस दिल में सोचता लब भेज लेता। कोकी और माहा पाबंदी से उसके रूम में 5 दफ़ा तो लाजमी आते और यूं ही बेमकसद लड़ पड़ते। मेराम समझ चुका था उसके लिए दोनों नाटक लगाए हुए थे। सब जानकर मेराम जान बने मुस्कुरा देता था। उन दोनों की मायूसी और उतरी हुई शक्ल कहाँ बर्दाश्त थी उसे। मेराम ने सब के जाने के बाद लैपटॉप सामने रखा और एमा की अनगिनत तस्वीरों को देखने लगा। वो उनके लिए मुस्कुरा देता था, लेकिन अकेले में वो वही तन्हा वहशतनाक सा मेराम बन जाता था, जिसकी दुनिया एमर आया थी। न्यूज़ पर चलती खबर पर वीरा परेशान हुई, लेकिन जल्द ही चेहरे के तासुरात को नॉर्मल कर लिया। अजहाद जितना भी अच्छा हस्बैंड था, लेकिन अपनी बीवी को किसी और के लिए परेशान देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अजहाद ने न्यूज़ देखकर नज़ालिया को कॉल मिलाई। एमआरआई के जाने के अलावा नज़ालिया ने बता दिया था। अजहाद भी परेशान सा उसकी जल्द सेहतयाबी की दुआ देता फ़ोन रखकर वीरा की जाने पलटा, जो बेचैन से उसकी पुश्त पर खड़ी थी। कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे दोस्त को सब ठीक है, घर पर है। अजहाद के बाजू हमाल करते पिचकारते हुए बताया। वीरा ने सुकून की सांस भरी थी। वीरा, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन आ गया? अजहाद ने मोहब्बत भरे लहजे में पूछा। नहीं आता तो शादी कैसे करती? हालांकि ज़बरदस्ती की है आपने मुझसे शादी, वीरा ने नाक चढ़ाकर खफगी से कहा, जबकि हर परेशानी अजहाद की मोहब्बत में सिमट रही थी। वो वीरा के लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर साबित हुआ था। वो इस वक्त हनीमून पर दूसरे मुल्क की सैर कर रहे थे, फिर उन्हें तीसरे मुल्क जाना था।
वीरा जहाँ कहती थी अजहाद बिना किसी चूं चरा के ले जाता था। वीरा खुश थी, अपने ऊपर अफसोस भी करती थी उन खुशियों को खुद पर इतने अरसे हराम क्यों रखा था उसने। अब सोचती तो पछताती थी। अजहाद तो सामने था, क्यों उसकी आंखों में झांक नहीं पाई। नहीं तो तुम्हें ऐसे छोड़ देता, मोहब्बत को दूर नहीं रखते मोहब्बत करने वाले। अजहाद ने अपनी लॉजिक बयान की। वीरा हंसती। मेराम 5 माह से घर में कैद ज़िंदगी गुजार रहा था। बाहर की दुनिया उसके लिए ख़त्म हो चुकी थी। माह की छुट्टियां थी, इसलिए बेखौफ होकर वो आज़ादी से पाकिस्तान में शराजी हाउस में मौजूद थी, जहाँ कोकी का दिल लगा रहता था। बड़ी मुश्किल से मेराम को माह और कोकी कमरे से बाहर निकाल कर लाए थे। उसकी हालत देखकर सख्त से सख्त इंसान को तरस आ जाता था, लेकिन वो वाहिद था जो खुद पर तरस नहीं खा रहा था। मेराम सर झुकाए उनके कहने पर सबके साथ बैठा बातें सुन रहा था। माह का रिश्ता हम कोकी के साथ तय कर रहे हैं। माह की मामा को मनाने का काम आपका है मेराम। फिर हम बाकायदा शादी भी कर देंगे, ताकि दोनों साथ रहें। जो उनकी ख्वाहिश हो, पढ़ना हो तो पढ़ें, जॉब करनी है तो वो करें। ये इन दोनों पर डिपेंड करता है। माँ कामिल ने पूरी संजीदगी से अपनी बात मुकम्मल की। ठीक है मामा, टेंशन नहीं ले, सब हो जाएगा। मेराम ने उनकी बात पर सर हिलाते हुए रजामंदी जाहिर की। जी लेकिन मैं, कोकी ने हिचकिचाते हुए कुछ कहना चाहा लेकिन रुक गया। माँ ने नासमझी से उसकी जानिब देखा। उसे लगा शायद अब भी कोकी इस रिश्ते से मुतमईन नहीं है। बोलो कोकी, हम तुम्हारी फैमिली हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के बात किया करो। मेराम के कहने पर कोकी को थोड़ी एनर्जी मिली। वो मेरी दोस्त एमा आया जब तक। वो सबके चेहरों पर एमा के नाम से छई संजीदगी देकर खामोश हो गया। ठीक है कोकी, जैसा तुम चाहो। मेराम ने समझकर भरपूर साथ दिया। मेराम समझ चुका था वह एमा राया के बगैर शादी नहीं करना चाहता है। मेराम भी ऐसा होने नहीं देता। एमा कोकी की शादी को लेकर फ़िक्रमंद रहती थी, प्लान्स तैयार करती थी, और अगर वो वापस आकर दोनों की शादी हो जाने पर कोकी और मेराम से पूछती उसका इंतज़ार क्यों नहीं किया, तो दोनों क्या जवाब देते। कोकी भी अपनी इकलौती दोस्त के बिना शादी का तस्वर भी नहीं कर सकता था। कोकी खुशी से दमकते चेहरे से मेराम की जानिब देखकर मशकूर हुआ। माह ने कोई एतराज़ नहीं किया। वो जानती थी और ये बात मानती भी थी, इस दुनिया में मेराम के बाद एमा के साथ जो सब ने ज़्यादा हमदर्द है वो कोकी है। उसे कोई जेलस फील नहीं होता था, बल्कि उनकी बॉन्डिंग देखकर प्राउड फील होता था। माह को बस अपने पेरेंट्स की टेंशन थी, जिन्हें मनाने की जिम्मेदारी मेराम की थी, और फिर मेराम की बात टालना उनके बस की बात कहाँ थी। माह मुतमईन थी, मेराम सब संभाल लेगा। एमा राया पर अचानक एलवान ने जिम्मेदारियों का अंबार ला दिया था, जिस पर एमा राया पेचोताप खाकर रह गई। हुंजल एमा को बंद कमरे में सर खपाते हुए देख रही थी। उसे लग रहा था एमा पूरी तरह उलझकर मेराम को भूल रही है। अभी एमा को वहाँ के हुस्न को तब्दील करके अलग हुस्न में ढालने के लिए पेपर वर्क करने का कहा गया था। एमा ने 3 दिन उस पर बड़ी दिलजमी से काम किया था। 3 दिन बाद अपने दिमाग से निकाला गया प्रिंट भिजवा दिया गया, जिसे तब्दील करने वाले एलियन देखकर हैरान हुए थे। एलवन, आप एमा राया का मुंतखब किया हुआ मंजर देख लें। एक एलियन सर झुकाए हाथ में कागज़ का खुज्जा लिए इल्तिजा कर रहा था। एमा राया ने जब सब ठीक कर लिया है तो आप उसे बस आप काम में ले आएं। अगले 4 दिन में बिल्कुल ऐसा तैयार हो जाए जैसा एमा राया चाहती है। एलवान ने कहकर उसे जाने के लिए हाथ हिला दिया, जिस पर वो परेशान नज़रों से उन्हें देख कर चला गया। एमा राया क्या सोच रही हैं? रात के आखिरी पहर जहाँ एमा पहले ही पुरसुकून सोया करती थी, वहीं अब जागा करती थी। हुंजल परेशानी से उसकी सिमत देखती हुई पूछ रही थी, मेराम क्या कर रहा होगा अभी? एमा ने नज़रें हनूज आबशार के बहते पानी की जानिब रखते हुए हुंजल से अफसरदगी से पूछा। सो रहा होगा, और क्या करेगा इस वक्त? हुंजल ने मुँह बसूर कर जवाब दिया। हर बात एमा मेराम से शुरू करती थी। नहीं, वो मेरे बगैर कैसे सो सकता है? अगर मुझे उसका मजबूत हसार चाहिए होता था तो नींद उसे भी मेरे बगैर नहीं आती थी। हुंजल, मुझे बस वो अंगूठी मिल जाए। एमा परेशान से बिल्कुल भी एमा नहीं लग रही थी। ऐसा लगता था वो हमेशा से मेराम के साथ रही थी और यहाँ के लोग, जालिम लोग, उसे कैद करके ले आए थे। हुंजल हैरान नज़रों से उसकी जानिब देख रही थी। उससे अंदर घुटी घुटी हुई एमा देखी नहीं जा रही थी। मुझे लगता है वो अंगूठी एलवान के पास है। हुंजल ने ऐसे बताया जैसे यकीन ना हो, हालांकि वो अंगूठी एलवान के पास देख चुकी थी। तुम सच कह रही हो हुंजल? एमा ने बेयकीनी से उसे देखते हुए पूछा। वो ज़्यादातर उर्दू में बात करते थे। यहाँ के लोगों को उनकी ज़ुबान समझ नहीं आती थी, इसलिए वो जब भी मेराम या अर्थ से मुतालिक बात करते उर्दू, इंग्लिश या अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। हाँ, सच कह रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो आपको खुद लानी होगी, मैं मदद नहीं कर सकती। आप बेटी होने की वजह से बच सकती हैं, मैं पकड़ गई तो बिल्ली की जगह चूज़ी बन जाऊँगी।
हुंजल ने साफ लफ्ज़ों में इनकार करते हुए एमा से खुद सब कुछ करने का कहा। ठीक है, मैं खुद ढूंढ लूँगी, वैसे भी तुम किसी काम की नहीं हो। एमा ने न शुक्रापन दिखाते हुए ये भी नहीं सोचा बताने वाले भी तो वही थी। हुंजल तासुब से सर हिलाकर पलट आई, लेकिन एमा को नई राह ज़रूर वो दिखा चुकी थी। एमा मुस्कुराती नज़रों से एलवान का शाही आलीशान सा महल देखते हुए मुस्कुरा रही थी। मेराम रात में सबके साथ कुछ देर बैठकर माहा और कोकी की शादी की प्लानिंग करने के बाद अपने रूम में चला आया था। एमर आया होती तो मेराम को यकीन था वह शादी की जल्दी मचाती। कोकी की शादी अब तक हो भी जानी थी। एमा कितनी जल्दबाज थी और कोकी की शादी को लेकर किस हद तक पुरजोश थी, ये मेराम अच्छे से जानता था। मेराम का मोबाइल सारा दिन बज कर थक कर खुद ही बंद हो जाता था। उसे फिल्म्स की ऑफ़र आ रही थी। शूटिंग पर बुलाने वालों की एक लंबी तादाद उसकी मुंतज़िर थी और मेराम की नज़रें सिर्फ एमआरआई की मुंतज़िर थी, जो ना जाने उसे छोड़कर कहाँ गायब हो गई थी। और ऐसी गायब हुई थी कि मेराम सोचकर पागल होने लगता था। आंखों के सामने से कोई कैसे गायब हो सकता है। मेराम कॉफ़ी का कप हाथों में थामे ऊपर आसमान की जानिब देख रहा था। एलिना इन चमकने वाले और नज़र आने वाले सियारों में से नहीं जानता कौन सा तुम्हारा घर है, लेकिन मुझे यकीन है मेरी मोहब्बत ने कुछ तो तुम पर असर छोड़ा होगा कि तुम मेरे बिना रह नहीं पा रही होगी। मेराम ने एक सिप लेकर दूर खलाव में देखते हुए ऐसा कहा जैसे अम्मा सुन रही हो। यकीन कर रही हो? मुझे यकीन है तुम वापस आओगी राया। मेरी मोहब्बत में कोई मिलावट नहीं थी। मेरी बेगर्ज मोहब्बत तुम्हें वापस ले आएगी। कुछ देर पहले महा उसे ब्लैक कॉफ़ी का कप थमा कर गई थी। हर कोई बिला इजाज़त उसे खाना खिलाता था, कॉफ़ी पिलाता था। उसका ख्याल ऐसे रखते थे जैसे वो कोई 2-3 साल का बच्चा हो। कस्में वादे दे देकर खाना खिलाया जाता था। मेराम उनकी मोहब्बतों के बोझ तले दब सा रहा था। अकेले रहने का सोचता तो घर वाले किसी सूरत नहीं मानते। कोकी ने रो कर उसे रोक लेना था। लड़का होकर कोकी मेराम के मामले में ऐसे रोता था जैसे वो कोई हसास सी लड़की हो। मेराम सोचकर बस लब भींच लेता था। कर भी क्या सकता था। वहाँ बरका आए दिन चाचू के कमरे में सोने की कोशिश में होती थी, लेकिन नज़ालिया खुद ही समझदार थी। समझ सकती थी मेराम को अकेले रहना है, इसलिए उसे समझाकर मेराम के कमरे में सो जाने के बाद उठाकर ले जाती थी। अब वह गिरते पड़ते चलने भी लगी थी। अक्सर अपनी तोतली ज़ुबान में राग को पुकारते हुए ढूंढती थी। मेराम की आंखों में गुलाबीपन फ़ौरन उतर आता था। बरका की यह हरकत उसे वापस माजी में धकेल देती थी। अभी भी मेराम की आंखों में पानी तैरने लगा था। इंतज़ार की मुसाफत तवील होती जा रही थी, जिससे मेराम का दिल मुर्दा होता जा रहा था। नींद की गोली लेना छोड़ी तो नींद ने भी अलविदा कह दिया था। रातों को जागना अब जैसे ज़िंदगी का हिस्सा था। जब आंख लग जाती कुछ घंटे सो लेता था, वरना जागकर सोचता रहता। अब इतना जवाब देता जितना सवाल पूछा जाता था। महा के पेरेंट्स को भी दो टोक तमाम बात बता दी थी, जिस पर दोनों ने कोकी को मेराम का सेक्रेटरी जानकर हाँ और ना दोनों ही नहीं की थी। मेराम ने बस कोकी का नाम लिया था, वरना मेराम ने हमेशा उसे दोस्त और भाई ही समझा था। मेराम के लाख मना करने के बावजूद भी वो मेराम को सर ही कहता था। मेराम उनकी फीलिंग्स समझ सकता था, इसलिए मेराम ने अपने तय उन्हें समझा लिया था। मेराम ने भी सोच लिया था वो कोकी को प्रॉपर एक जॉब दिलवा देगा, ताकि किसी किस्म का कोई मलाल माहा के घर वालों को अपनी इकलौती बेटी का ना रहे। एमर आया रात की तारीकी में खामोशी से एलवान के कमरे में पहुंची हुई थी। एलवान सीने तक कीमती कंफर्टर ओढ़े सो रही थी, लेकिन एमा नहीं जानती थी वो किस हद तक चौकन्ना होकर सोती हैं कि आने वाला भी पछता जाए। एमा उनकी मखसूस तिजोरी में अपनी अंगूठी ढूंढने के लिए उसकी तरफ लपकी। एमर आया, यहाँ इस वक्त तुम्हारा क्या काम? उन्होंने बंद आंखों से एमा की मौजूदगी का पूछा, जिस पर वो सांस रोक के अपनी मेमा को देखने लगी। मैं आपके पास सोने आई थी, नींद नहीं आ रही। एमा ने शायद ही पहली बार झूठ बोला था। आप अर्थ पर जाकर झूठ बोलना सीख गई? एमा आया, हमें अफसोस है, इंसानों की गंदी आदत आप में भी लग आ गई है। वह आंखें खुले बैठती हुई एमा के झूठ को पकड़ गई थी। अच्छा ओके, मैंने झूठ कहा, लेकिन ये सच है, मुझे नींद नहीं आ रही है। एमा राय ने हार मानते हुए उसकी तरफ बैठते हुए गोद में सर रख दिया। वह सब बातों को छोड़े एमा के चेहरे को तकने लगी। एमा राय, इंसानों से इतना लगाव अच्छा नहीं है आपके लिए। आपने वहाँ जाकर एक रिश्ता भी बना लिया जो दुनिया वालों के लिए मोतबर है। हम आपको वापस भेजेंगे, आप जाकर वहाँ के कानून के मुताबिक अपना और मेराम का रिश्ता ख़त्म करके आएंगी। हमारी बात समझ आ रही है एमा राया? एमा खौफ से एलवान का चेहरा तक रही थी। वो रिश्ता निभाना चाहती थी, लेकिन वो रिश्ता ख़त्म करने की बात कर रही थी। एमा दम साधे यूं ही देखती रह गई। क्या आपका दिल काम करना लगा है एमा राया? एलवान उसके यूँ खौफज़दा होकर देखने पर पूछे बिना ना रह सकी। मेमा प्लीज़, मुझे मेराम के साथ रहना है।
मुझे कुछ वक्त के लिए अर्थ पर नहीं जाना, हमेशा के लिए जाना है। प्लीज़ एम्मा। एम्मा अचानक से उठ बैठी और उनके हाथों को थामकर जज्बाती लहजे में उन्हें मनाने लगी। एलेवान नफ़ी में सर हिलाते हुए उसके हाथों को झटक गई। हम अपने असूलों के पाबंद हैं। अगर आप जल्द ही अर्थ के लोगों का ख्याल दिल से नहीं निकाल देंगी तो बेहतर होगा। जज्बात आ जाने का ये मतलब नहीं कि आप हमारे सामने सर उठाएं। जाए यहाँ से। अगर आपने हमारे मुकाबले आने का सोचा तो उसका नतीजा बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। साथ में हम मेराम के साथ भी रायत बरतने में दिलचस्पी नहीं रखते, याद रखिएगा। एलेवान ने दो टोक लहजे में अपनी बात समझाई और वापसी से पहले वाली पोजीशन में लेटकर आंखें मूंद गई। एमआरआई कितने ही पल सोचती रही, देखती रही, लेकिन वहाँ कोई नर्म तासुर नहीं था। एमआरआई वापस पलट आए। मैं कुछ भी करूँगी, मेराम के साथ भी कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अगर उसे एमआरआई वापस चाहिए, अपनी एलिना वापस चाहिए, तो उसे बर्दाश्त करना होगा। मेराम, मेरे साथ सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, एमा ने पुरअज़म से लहजे में खुद से कहा और मेराम की हालत का सोचकर लब भेज गई। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब डायरेक्ट एलेवान के सामने खड़े होकर वापस जाने की जी तोड़ कोशिश करनी थी। मेराम जलती आंखों लिए सबके साथ बैठा हुआ था। जहां माहा के घर वाले कोकी पर मंगनी करने का प्रेशर डाल रहे थे, लेकिन वो मना किए जा रहा था, वजह नहीं बता रहा था। वजह मेराम जानता था, एमा की गैर मौजूदगी। मेराम भारी सर के साथ उन सबको आपस में बहस करते हुए देख रहा था। अचानक सीने पर हाथ रखे लंबी लंबी सांस लेने लगा। ऐसे लग रहा था उसे सीने में तकलीफ़ हो रही है। सब बहस को छोड़े मेराम की हालत पर भागकर उसकी जानिब पहुँचे। वो सोफे पर से लुढ़क कर नीचे बैठ गया था। सीने पर हाथ मारते हुए तकलीफ़ से दोहरा हो रहा था। सांस भी अटक अटक कर ले रहा था। आंखों में तकलीफ़ से पानी आ रहा था। शहरियार ने पीठ थपथपाकर डॉक्टर को कॉल की। डॉक्टर 10 मिनट में आ गया, लेकिन उसे समझ नहीं आया आखिर मेराम को हो क्या रहा है। वह तकलीफ़ के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तकलीफ़ इतनी थी कि आंखें बाहर को उबल रही थी। माह कामिल रोते हुए कभी सीना मसल रही थी तो कभी हाथ पाँव। नज़ारिया भी रोते हुए मेराम का सर दबा रही थी। शहरियार परेशान सा उसके चेहरे पर मोहब्बत से हाथ फेर रहा था। हुमायूं डॉक्टर से बात कर रहे थे, जिसका कहना था हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। बेटा, क्या हो रहा है तुम्हें? मुझे बताओ, अपनी मामा को बताओ। मैं आपको अजियत में नहीं देख सकती मेरे बच्चे। माह कामिल हाथों को चूमते हुए मुसलसल रोते मेराम की हालत पर तड़प रही थी। मेराम को लगा उसका बस आखिरी वक्त है। जिस तरह की तकलीफ़ का वो सामना कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। उसने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि गर्दन एक जानिब लुढ़क गई। माह कामिल और नज़ालिया ने चीखते हुए उसे पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शहरियार एम्बुलेंस के आ जाने पर मेराम को उठाते हुए हॉस्पिटल ले जा रहा था। मैं भी जाऊँगी शहरियार। मेराम, नज़ालिया उसकी जानिब बढ़ती हुई दिल गिरफ्ता सी कैफियत में बोलती हुई मेराम को देख रही थी। मेराम, ठीक हो जाएगा नज़ालिया, अंदर जाओ और बच्चों को देखो, वो खौफसदा हो गए हैं। शहरियार ने परेशानी से समझाते हुए नज़ालिया को मारूत और बरका की जानिब मतवज्जा किया। मारूत बरका को गोद में उठाए खौफ से अपने चाचू को देख रहा था। मुझे मेराम के पास जाना है, मुझे जाने दे। एम्बुलेंस में माह कामिल, हुमायूं और कोकी जा चुके थे। कोकी बच्चों की तरह रोते हुए मेराम का हाथ थामा हुआ था, जबकि माहा के पेरेंट्स और माहा अंदर सर हाथों में गिराए बैठे थे। सब शौक थे। कुछ देर पहले तक मेराम ठीक था, फिर अचानक क्या हुआ था उसे? नज़ालिया, मुझे देर हो रही है यार, समझा करो, हर बात पर बहस। शहरियार ने चिढ़ते हुए अपनी गाड़ी की जानिब कदम बढ़ा दिए। भाभी आप जाए, मैं देख लूँगी बच्चों को। माहा ने पास आकर बच्चों को अपने हिसार में लेते हुए कहा। नज़ालिया तशक्कुर भरी नज़र उस पर डालकर शहरियार की जानिब दौड़ पड़ी। शहरियार नफ़ी में सर हिलाते हुए नज़ालिया को हिचकियों के साथ रोते हुए देख रहा था। आप फिर मिलें, मिल के बिछड़ें, तुम भी रो लो, हम भी रो लें। मेराम का चेकअप होने के बाद डॉक्टर ने बहुत से टेस्ट किए। मेराम की सब रिपोर्ट्स क्लियर थी। डॉक्टर्स भी परेशान से मेराम की जानिब देखते हुए कंफ्यूज थे। आखिर उसे कहाँ और क्या मसला हो रहा था? डॉक्टर्स, आप लोगों ने मेरे भाई को 2 घंटे से अंदर रखा हुआ है, आखिर आप लोग बताते क्यों नहीं है उसे क्या हुआ है? शहरियार की अब बस हो चुकी थी। धारते हुए डॉक्टर्स के ऊपर ही बरस पड़ा। देखें, तहम्मुल से काम लें, हम देख रहे हैं, सारी रिपोर्ट्स क्लियर हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन वो अभी तक दर्द से तड़प रहे हैं, लिहाजा हम उन्हें घर नहीं भेज सकते। उन्हें हमने नींद का इंजेक्शन दिया है ताकि वो आराम से सो सकें। डॉक्टर ने पेशावराना अंदाज से कहते हुए सबकी जानिब एक नज़र डाली और वापस मेराम जिस कमरे में मौजूद था वहाँ की राह ली। सब बेचैनी से कमरे के बाहर बैठे मेराम के लिए दुआगो थे। ये बात तो उनके भी समझ नहीं आ रही थी मेराम के साथ हुआ क्या है। उन्हें बस मेराम के होश आने का इंतज़ार था। मेराम काफ़ी देर दर्द से तड़पने के बाद बेहोशी की नींद सो रहा था। अगर होश में होता तो यकीनन ये दर्द उसके लिए जान ले लेता।
से टहल रही थी। वहाँ का पूरा नक्शा एमा के दिए गए नक्शे के मुताबिक तब्दील हो चुका था, जिसमें ब्लैक कलर से पेंट हो रहा था। हर सूना सूना सा माहौल बन चुका था। सब हैरान परेशान से अपने इर्द गिर्द के माहौल को खौफजदा नज़रों से देख रहे थे। वही एलोवान गुस्से से काम करने वाले एलियंस पर बरस रही थी। उन्होंने एलोवान को इन्फॉर्म करना चाहा था, लेकिन एलोवान ने उन्हें खुद ही देखने से इनकार करते हुए काम शुरू रखने का इरादा किया दिया था। लेकिन उन्हें अब पछतावा हो रहा था। एलोवान ने फ़ौरन अपनी नज़रों से एक नया डिज़ाइन बनाकर उन एलियंस के हवाले किया था, जिनके पास दोबारा से सब तब्दील करने का 2 दिन का वक्त था। वह जगह बहुत बड़ी थी कि उनका जादू भी 4 दिन में सब मंजर तब्दील करके नया बना पाया था। एलोवान गुस्से से एक एलियन को हुक्म दे रही थी। एमा राया को बुलवाया जा रहा था। एमा उसी इंतज़ार में अपने महल नुमा कमरे में टहल रही थी। यहाँ की आसाइशों से पसंद नहीं आ रही थी। भला ऐसे कोई चीज़ भी मिल जाती है। मेराम के पास होती थी तो कितने नखरे दिखाकर खाने का एहतमाम करवाती थी। अब वो किस तरह ख्याल रखता था। यहाँ का जादू और आसाइशें मेराम की केयर का मुकाबला करने में नाकाम थीं। एमा सख्ती से लब काट रही थी। एलोवान उसे तो सज़ा देंगी, लेकिन साथ ही मेराम को भी बहुत कड़ी सज़ा मिलेगी। वो चाहकर भी उसे कैसे सज़ा से बचा सकती थी। एलोवान के सामने उसकी पेशी का हुक्म आ चुका था। एमा खौफज़दा होते हुए एलोवान के महल में पहुंची। मशीनों से घेरा ये महल बहुत खूबसूरती से बना हुआ था, लेकिन उसकी ज़िद ने उसका मंजर भी गमनाक बना दिया था। यहाँ के बरसों से कोई शौक चल रहा हो। एमा ने नज़रें घुमाकर लंबी सांस ली। आपने ये क्यों किया एमा राया? गुस्सा आंखों से ऐसे झलक रहा था कि अभी एमा को भस्म कर देंगी। मैंने आपसे कहा था, मैं आपके तख्त पर बैठने में दिलचस्पी नहीं रखती, मुझे अर्थ पर वापस जाना है। आंखों में देखने की हिम्मत तो एमा में थी नहीं, इसलिए नज़रें झुकाकर अंदर के खौफ को दबाए उनसे मुखातिब हुई। एलोवान अपनी बागी बेटी को देखा। आप जानती हैं, हम एलियंस किसी एलियन की मौत पर यह कलर 2 दिन तक इर्द गिर्द देखते हैं। उसके बाद वापस हमारी ज़िंदगी में रंगों की बहार आ जाती है। आपको किसकी मौत का शौक है एमा राया? क्यों शौक मना रही हैं? एलोवान का बस नहीं चल रहा था। अपने हाथों से कड़ी सजा दे दे उसे। मेरा हर दिन शौक भरा ही है, और आज ये जब तैयार हो चुका है, सबने एमा राया का दिल भी देख लिया होगा। मेरा दिल ऐसे ही वीरान और तारीक है। मुझे वापस जाना है एमा। मैमा, सख्त लहजे में कहते कहते एमा ने नरमी इख्तियार करते बेचारगी से कहा, आप मेराम के पास नहीं जा सकती हैं। हमने आपको उस लिए अर्थ पर भेजा था कि आप दिमाग की बजाय दिल से काम लेने लगें। आपके दिल ने अर्थ से वापसी से कुछ वक्त पहले जज्बात को महसूस करना शुरू कर दिया था। हम जानते थे कि उसका हमें अंदाज़ा था, लेकिन एमा राय याद रखें, आपने अपनी मैमा का मान तोड़ा है। आपको अपने काम में नाइंसाफ़ी दिखाने पर सज़ा तो मिलेगी। मेराम नाम हम आइंदा आपके मुंह से न सुने। एलोवान ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेती सख्ती से उंगलियां गाल में धंसाए एमा राय की आंखों में आंखें गाड़कर बावर करवाया। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था, एमा का दिल कांपा। नज़रें फ़ौरन झुक गई। उन्होंने एमा को झटके से छोड़ा और चुटकी बजाई, जिससे एक अलार्मनुमा घंटी बजी। सारे एलियंस खौफ से एक दूसरे को देखने लगे। कुछ पहरेदार एलियन फ़ौरन महल के अंदर पहुंचे। उनको अगले 7 दिन तक कैद में रखें। ज़्यादा बोले तो पावर छीन लें, और अगर ज़्यादा तंग करें तो खाना देना बंद कर दें। अगर मज़ीद भी तंग करें तो हाथ मुँह बांध दें। एलोवान गुस्से से एमा की जानिब देखते हुए उन पहरेदारों को मुखातिब किया। एमा को सज़ा सुना रही थी। एमा की आंखों में सुनहरी रंग का पानी चमकने लगा। उस पानी की रोशनी ऐसी थी, इंसान की आंखें चुंधिया जाती, लेकिन वहाँ के लोगों को उस रोशनी की आदत थी। एमा राया, आपने इंसानों की तरह रोना शुरू किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखें, हम आपकी मैमा होने के साथ एलोवान भी हैं। एलोवान का दिल सुकड़कर फैला। एमा की आंखों में आंसू देखकर दिल किया सब सज़ा मौखर करें और वापस उसे अर्थ पर भेज दें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उनके कवानीन और ज़वाबत थे। एलियन से शादी करते हैं। मखसूस टेस्ट किया जाता है, जिसकी एलियन बॉडी में दूसरी एलियन बॉडी के ब्लड का कलर और मकदार एक जैसी होती है, उन्हीं से शादी करवाई जाती है। एमा ने उनके कानून तोड़ा था। एलोवान बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एमा शौक से अपने बाजुओं को घसीटते हुए खुद का वजूद देख रही थी। उसे कैद खाने मालूम था कैसा था। वो पहली बार वहाँ जा रही थी, लेकिन वहाँ से आने वालों का हाल बहुत बुरा होता था। एमा को डर था मेराम के साथ कुछ ना हो जाए। एलोवान ने एमा के जाने के बाद अंगूठी को हाथ में लेकर आंखों के सामने किया। मेराम इस वक्त नज़रें झुकाए बैठा नजर आया। एलोवान ने चुटकी बजाकर अंगूठी के पत्थर पर अपनी चमकती उंगली रखी। अगले ही पल मेराम ज़मीन पर बैठा दर्द से तड़प रहा था। एलोवान को यह मंजर एमा राय को दिखाना चाहिए था, लेकिन अभी के लिए उसे कैद में रखना ही बहुत था। अगली दफ़ा कुछ किया तो वो मेराम को तड़पाकर उसे ज़रूर दिखाएंगी।
उस इंसान को भी मालूम होना चाहिए किस वक्त एमा ने बगावत करके अपनी मोहब्बत को चुना था। एलवान पुरसकून नज़रों से उसे तड़पते हुए देखती रही। दूसरी तरफ एमा उन पहरेदारों पर बरस रही थी, उन्हें जादू से मार भी रही थी। सब समझाने के बावजूद उसकी इस हरकत ने एलवान का पारा मज़ीद ऊपर पहुंचा दिया था, जिसकी सज़ा के तौर पर उससे पावर्स भी छीन ली गई थी। एमा वहाँ एक अकेले बंद तड़प रही थी। मिराम बंद आंखों से मुसलसल खुद में तकलीफ़ महसूस कर रहा था। दो अलग अलग दुनिया के लोग दो अलग अलग जगहों पर एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे, लेकिन देखने वालों के लिए महज ये एक सज़ा तो किसी के लिए कोई बीमारी थी। लेकिन उन दोनों को मालूम था ये सज़ा और बीमारी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मर भी जाएं लेकिन एक दूसरे की ज़िद नहीं छोड़ेंगे। मिराम को होश आ चुका था, लेकिन दर्द की टिसें अभी भी महसूस कर सकता था। मिराम, डॉक्टर्स कहते हैं तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, न दिल की कोई रिपोर्ट ऐसी है जिससे मालूम हो सके कि तुम्हें तकलीफ़ असल में क्यों थी और किस जगह थी। क्या तुम अब तकलीफ़ महसूस कर रहे हो? हमायूं ने पास चेयर पर बैठते हुए फ़िक्रमंदी से बताने के बाद पूछा। बाबा फ़िक्र नहीं करें, अब मैं ठीक हूँ। सुर्ख आँखों से मिराम ने उनकी जानिब देखा, दर्द को सहने में ही दबाए जवाब दिया। अब दर्द कम था लेकिन मुसलसल हो रहा था। बेटा प्लीज़ ऐसे हमारी जान नहीं निकाला करें, आप जवान हैं, ख्याल रखें खुद का। अगर एमा राया भागती नहीं तो। माह कामिल ने फ़िक्रमंद नज़रों से देखते हुए एमा राया को कुछ कहना चाहा, लेकिन मिराम के चेहरे पर सख्ती देखकर अपनी बात बीच में रोक गई। मामा, मैं अब आप लोगों की ज़ुबान से एमा राया का नाम ना सुनूं। मैं आपको नहीं, सबको कह रहा हूँ। लंबी सांस लेते मिराम ने सख्ती से लब दबाए हुए बामुश्किल कहा। हमायूं ने एक सख्त नज़र माह कामिल पर डाली, जैसे कह रहे हो हालात देखकर बात किया करो। शहरयार ने भी कुछ कहे बिना मिराम का सीना थपथपाया। मिराम, मेरे बच्चों से उनके इकलौते चाचू न छीनना। नज़ालिया ने मिराम के बाल माथे पर से हटाते हुए नम आँखों से कहा। उसे मालूम नहीं था अपने डर का इजहार कैसे करें। भाभी, सीधा बोलें, आपको अपना भाई नहीं खोना। अचानक मिराम को बोलने में दुश्वारी होने लगी। मिराम ने बहुत मुश्किल से बात मुकम्मल की। नज़ालिया, बात मत करो, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। शहरयार जल्दी से मिराम की हालत देखकर डॉक्टर की जानिब भागा। डॉक्टर ने सबको बाहर निकालकर वापस से मिराम को नींद का इंजेक्शन लगा दिया। दोबारा वो सीने पर हाथ मार रहा था। सब परेशानी से आंखों में आंसू लिए शीशे के पार से उसे देख रहे थे। ताज़ा दम रहने वाला मिराम बरसों का बीमार लगता था, हर चीज़ में परफेक्ट रहने वाला। अब कुछ करने का दिल नहीं चाहता था। मॉडलिंग उसका जुनून था, जुनून भी ख़त्म हो चुका था। माह कामिल मुसलसल रोई जा रही थी। हमायूं ने तसल्लियाँ दे रहे थे। अंदर मिराम आंखें पूरी खोले अचानक खुद को बेहतर महसूस कर रहा था। राया, तुम मुश्किल में हो, मुझे यकीन है तुम दिल से काम ले रही हो। राया, तुम्हें मेरे दिल को टच नहीं करना चाहिए था। मेरा दिल मेरे काबू में नहीं रहा। राया, वापस आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। राया, इंतज़ार करते करते मैं हार जाऊंगा, वापस आ जाओ। मिराम बड़बड़ाते हुए मुसलसल ज़ेरे लब बोले जा रहा था। नींद का नशा तारी हुआ तो लब खामोश हो गए। एमा घुटन सदा सी कैद में घुटनों में सर दिए बैठी थी। उसका बस नहीं चल रहा था सबको छोड़कर यहाँ से चली जाए। पावर्स इस्तेमाल करने की कोशिश में भी पावर्स खो बैठी थी। एलवान उस पर हर जुल्म कर लेती, लेकिन कभी अर्थ पर हमेशा के लिए नहीं भेजेंगी। एमा राया ने भी अटल फैसला ले लिया था, कुछ भी हो जाए वो वापस जाकर दिखाएंगी, भले उसे भूखा रखा जाए या उससे पावर्स ही क्यों न छीन ली जाए। वो हर हाल में मिराम के पास जाएंगी, लेकिन वो डर भी रही थी कि कहीं मिराम के साथ एलवान कुछ कर ना रही हों। हुंजल यार, तुम ही आ जाओ इस खौफजदा सी कैद में, मैं मर जाऊंगी। सन्नाटे और काली अंधेरी कैद में एमा राया को महसूस हो रहा था वो अंधी हो चुकी है। एमा राया, क्यों किया आपने ये? जानती भी है एलवान को कानून तोड़ने वाले लोग पसंद नहीं हैं। हुंजल उसकी पुकार पर ऐसी आई जैसे बाहर खड़ी पुकारे जाने के मुंतज़िर थी। शुक्र हुंजल तुम आ गई हो। प्लीज़ मुझे बताओ, मिराम के साथ तो कुछ नहीं किया मेमा ने। हुंजल ने अपने सवाल के जवाब में मिराम का जिक्र सुनकर नफ़ी में सर हिलाते उसे देखा। वो एक दिन में मुरझा कर सूखा गुलाब हो गई थी। अभी तो 6 दिन बाकी थे। एलवान ने सज़ा दी है एमा राया उसे, वो हॉस्पिटल में तकलीफ़ में पड़ा है। हुंजल ने एलवान को अंगूठी के साथ सब कुछ करते हुए देखा था। वो मज़ीद परेशान और उदास हो गई थी, इसलिए एमा के पास बहुत मुश्किल से पावर्स इस्तेमाल करके चली आई थी। एमा ने सुनकर नफ़ी में सर हिलाते आंसुओं पर बंद बांधा। एमा राया, नहीं करें ज़िद, आपके साथ मिराम को भी परेशानी होगी। आप ये कैद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, और मिराम वो तकलीफ़ जो एलवान उसे पल पल देंगी। प्लीज़ एमा राया, छोड़ दें उसका ख्याल, मान जाए ना एलवान की बात। हुंजल ने बस एक झलक उसकी देखी थी जब वो अंदर दाखिल हुई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था वो उस अंधेरे में अकेली हो,
खौफ से इर्द गिर्द देखती एमा राया पर जितना अफसोस करती कम था। मुझे वापस जाना है हुंजल, मुझे ये करना होगा। मेराम के लिए मैं क्या करूं हुंजल कि वो तकलीफ़ में नहीं रहे। मैं सब बर्दाश्त कर लूँगी हुंजल, ये मेरा इम्तिहान है, लेकिन मेराम को सुकून से जीना चाहिए। उसके लिए ही तो सब कुछ कर रही हूँ। एमा के आंसू टूटकर रुखसार पर बिखरे। अचानक से आंसुओं से रोशनी निकल पड़ी। हुंजल आंखें फाड़े देखने लगी। एमा राया, आप रो रही हैं? लेकिन कैसे? हुंजल परेशान थी, ये एहसास उनमें नहीं था तो एमा कैसे रो सकती थी? मेरा दिल अब किसके लिए धड़कता है हुंजल? ये धड़कन जो मैं सुन रही हूँ सिर्फ मेराम की वजह